वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स और साथ ही साथ उस पर डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि एट द एंड हम क्वेश्चन से ही तो सीखते हैं। तो क्या हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट कवर करने वाले हैं? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सब हम आपको करके दिखाएंगे, ताकि उस क्वेश्चन से आप कुछ सीखे और नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करके आए। तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़कर हमारा तो काम नहीं बनने वाला है, तो हम साथ ही साथ काफी सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो। हर तरह का हम सवाल देखेंगे, चाहे वो आसान से आसान हो या फिर मुश्किल से मुश्किल हो। तो इस लेक्चर वीडियो में हम नेचर ऑफ फ्रूट्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ उस पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो आपको टेस्ट कराना चाहते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखिए और सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर, और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करें। और उन सभी क्वेश्चन को आपको पता ही है कि हम डिस्कस करते हैं। तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं पढ़ना है, उस पर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो आपको खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चन को एक बार जरूर से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं, एग्जाम में बेहतर ही परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर से जरूर पेन पेपर उठा करके सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप इस लेक्चर वीडियो को काफी ध्यान से देखेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? नेचर ऑफ फ्रूट्स, और उस पर देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह का बनता है। जब तक 2-4 क्वेश्चन करके नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप उसे ध्यान से देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है आप उसे खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहां पर अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम लेक्चर नंबर 1 में ही देख चुके हैं कि उसका रूट हमारा क्या होता है। लिखेंगे यहां पर रूट हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और इस लेक्चर में आपको पता है हम किस पर बात करने वाले हैं? नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट का नेचर कहने का क्या मतलब है? अच्छा बुरा, गुड बैड, ये सब? ना 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 ना, रूट हमारा कोई इंसान थोड़ी है कि हम उस पर गुड या बैड पर कमेंट करें। इंसान नहीं है ना। रूट हमारा क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब वो एक्स का वैल्यू जो इस पर रखा जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका नेचर हमारा क्या हो सकता है? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा डी कैसा है। अगर डी हमारा पॉजिटिव हुआ तब ये रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो अंडर रूट है हमारा, इस रूट का बोल रहे हैं, अंडर रूट जो है हमारा, उसे कोई प्रॉब्लम होगा क्या? आप बोलेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम प्लस के साथ उठाए तो ये हमारा क्या बनेगा? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और माइनस के साथ अगर उठाए तो क्या बनेगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो हमारा 2 रूट मिलता है। कितना रूट मिलता है? 2 रूट। एक को अल्फा बोल देते हैं और दूसरा को बीटा। तो 2 रूट हमें मिलता है, एक प्लस के साथ उठाने पर और दूसरा माइनस के साथ उठाने पर हमें 2 रूट मिलता है। अब ये जो डी है ना, इस पर ही डिपेंड करेगा कि ये जो अल्फा और बीटा है हमारा वो कैसा होगा। अगर डी का वैल्यू, आपको पता है कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो कोई दिक्कत है क्या? डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर डी का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरा का पूरा है हमारा वो कैसा आने वाला है? रियल। बोले तो रियल एंड, और डी का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, मतलब ये रूट कुछ ना कुछ तो है। तो अगर कुछ ना कुछ है तो एक प्लस रूट डी वाला होगा और एक दूसरा माइनस रूट डी वाला होगा। तो ये जो अल्फा और बीटा है वो दोनों तो हमारा फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका जो रूट है हमारा वो कैसा होगा? रियल एंड डिफरेंट। कैसा होगा हमारा? रियल एंड डिफरेंट। आप बोल रहे होंगे कि सर क्या सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 पे ही रियल होगा? ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या इक्वल टू 0 काम नहीं करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तब भी तो इस रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 पे भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या रूट को? ना, 0 या 0 से बड़ा पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका रूट अभी भी कैसा होगा हमारा? रियल।
बस फर्क इतना रहेगा कि अगर डी का वैल्यू ही हमारा 0 हो गया तो प्लस रूट डी जो और जो माइनस रूट डी हम बोल रहे हैं उसका कोई सेंस बचे है क्या? +0 -0 कोई सेंस है क्या? दोनों तो 0 ही होगा ना हमारा। तो अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो ये प्लस माइनस के वजह से जो 2 रूट हमारा आ रहा था अल्फा और बीटा, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आएगा, क्या? -b/2a। डी तो 0 ही हो गया है हमारा, तो रूट 0 भी हमारा क्या आएगा? 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। अब ये भी तो हो सकता है कि डी का वैल्यू लेस देन 0। हाँ ये हो सकता है, इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 मतलब डी का वैल्यू निगेटिव, अगर डी का वैल्यू निगेटिव हुआ तो रूट के अंदर निगेटिव, अब ये रियल बचा क्या? ना, रियल तो नहीं बचा भाई। रियल बचा नहीं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी और अनइक्वल भी बोल सकते हैं ना। अब निगेटिव आ गया तो एक प्लस रूट डी और दूसरा माइनस रूट डी है, तो अनइक्वल बोल सकते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, जो बोलना है वो बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सारा का सारा खेल हमारा डी पर डिपेंड कर रहा है। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी का वैल्यू इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी का वैल्यू लेस देन 0 बोले तो इमेजिनरी रूट्स। तो ये हमारा है किसका नेचर? रूट्स का नेचर। तो इस नेचर का हम बात कर रहे हैं, ना कि गुड और बैड, ये सब हम नहीं बात कर रहे। गुड और बैड क्या होता है? कोई इंसान थोड़ी है। समझ में आ रहा है? तो नेचर ऑफ रूट्स कहने का क्या मतलब है कि रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? डी पर डिपेंड करेगा कि डी का नेचर हमारा कैसा है, क्योंकि सारा का सारा मामला ये डी पर ही जाकर के फंस रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए सॉल्व करते वक्त आपका एक रूट आ जाता है, मान लीजिए 5 + √3, एक रूट आ जाता है आपका 5 + √3, और आपसे अगर पूछा जाए कि अगर एक रूट 5 + √3 है तो दूसरा रूट बताओ, तो आप क्या कॉमन सेंस लगा करके दूसरा रूट नहीं निकाल सकते? आप बोलेंगे सर कैसे, कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? तो देखिए यहां पर क्या है, √3। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो ये √3 आया कैसे होगा? √3 आया कैसे होगा? ये जो डी है हमारा वो 3 होगा और वो रूट के बाहर निकल नहीं पाया होगा, तभी पॉसिबल है ना हमारा कि ये √3 आए। तो अगर एक रूट हमारा ये है तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, तो आप बोल नहीं सकते क्या कि दूसरा रूट हमारा क्या होगा? एक +√3 आ रहा है तो दूसरा -√3 होगा। एक +√3 होगा तो दूसरा क्या होगा हमारा? -√3, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट आया है हमारा वो कहां से आया है? वो रूट डी वाला रूट है हमारा। रूट डी वाला से हमारा मामला जाकर के अटका होगा, तो √3 हमारा आया होगा। और ऐसा अगर हुआ होगा तो एक रूट अगर 5 + √3 है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा? 5 - √3। समझ में आ रहा है कि ये हमारा आया कहां से? तो ये तो कॉमन सेंस का बात है कि एक रूट 5 + √3 तो दूसरा 5 - √3। अगर इन जनरल बोला जाए तो एक रूट को अगर हम p + √q बोल दे तो क्या आप दूसरा रूट नहीं बोल सकते कि दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा? p - √q। और ये आया कहां से? क्योंकि हमें पता है कि ये मामला रूट पर जाकर के अटका हुआ था। एक +√q तो दूसरा -√q, एक +√d तो दूसरा -√d। सिंपल, इतना सा तो कंसेप्ट है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है ना वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको नहीं बताते ना तो आप कॉमन सेंस से ये आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हो सकता है कि आपको क्लिक ना करे ये सब चीज। ये भी हो सकता है ना कि आपका दिमाग में क्लिक ना करे, तो अगर क्लिक नहीं करेगा तो उसके लिए हम है ना, आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले से ही आपको बता करके चल रहे कि हाँ ऐसे इस चीज को सोचा जा सकता है। और क्या सिर्फ ये रियल के लिए ही काम करेगा ना? ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक रूट आपका आ जाए 5 + मान लीजिए 6 आयोटा, तो दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, सबसे पहले आप 5 + 6 आयोटा का मतलब समझे। इसका मतलब ये है 5 + 6 आयोटा का मतलब क्या होता है? √-1, √-1। और 6 बोले तो √36 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इधर क्या है? √-1। तो ये हमारा क्या बनेगा? 5 + √-36। तो एक √-36 है तो दूसरा रूट आप दिमाग नहीं लगा सकते क्या? क्या बनेगा हमारा? दूसरा रूट हमारा बनेगा 5 +
इधर तो -36 ही आएगा, रूट के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये रूट डी है हमारा, एक प्लस रूट डी तो दूसरा माइनस रूट डी। और ये आपको पता है, क्या पता है कि रूट -36 कहाँ गया, रूट -36 ये है हमारा, ये है हमारा, ये है हमारा, मतलब 6 आयोटा है हमारा। तो दूसरा रूट जो है हमारा वो 5 - 6 आयोटा होगा। तो एक रूट अगर 5 + 6 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या है, 5 - 6 आयोटा। आयोटा मतलब समझ रहे हैं ना, आयोटा बोले तो √-1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और ये एक हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी में कैसे काम करता है वो भी हम देख लिए कि एक रूट अगर 5 + 6 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 5 - 6 आयोटा। अगर इन जनरल बोला जाए तो एक रूट अगर आपका p + आयोटा q है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा, p - आयोटा q। इसे कर लेंगे डब्बे में बंद, ऐसे भी कर लेंगे डब्बे में बंद, थोड़ा ऊपर कर ले इसे। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो q है ना हमारा वो रूट में अटक रहा हो। अटक रहा हो मतलब ऐसा ना हो कि q हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना आप बोले कि q हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मान लेते हैं कि एक रूट आपका कोई बोल रहा है 5 + √25, तो आप दूसरा रूट बोल दिए कि 5 - √25। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आया कहाँ से था हमारा, 5 + √25 से 5 - √25। ये रूट पर मामला अटक रहा था, बट यहाँ पर तो रूट पर मामला नहीं अटक रहा है। ये √25 हमारा क्या होता है, 5। तो ये 5 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 10। तो क्या दूसरा रूट 5 - 5 0 होगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आप दिमाग में रखें कि ये जो क्यू है ना हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, मतलब ये कैसा हो हमारा, सर्ड हो। सर्ड मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं पाया हमारा। समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर हमारा किसी भी नंबर का है ही नहीं, तब के लिए ये बात हो रहा है। ऐसा आप इस तरह का ना करेंगे, ठीक है। √25 है हमारा और उसे आप निकाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आपसे एक रूट अगर कोई 10 बोला तो दूसरा रूट 0 नहीं बोलेगी, सर देखिए आपने ऐसा बोला था 5 + √25 तो दूसरा 5 - √25, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसमें याद रखें कि ये जो p है आपका वो कैसा होना चाहिए, रेशनल, और q आपका सर्ड, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड देखेंगे, थर्ड पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम मान ले x² + bx + c = 0, अगर हम मान ले, एक बार ना इसमें 1 रख करके देखिए। अगर आप 1 रख करके देखेंगे तो क्या आएगा, a + b + c। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आएगा, a + b + c। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एक रूट 1 नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर a + b + c का वैल्यू हमारा 0 है, मतलब इसका एक रूट 1 है। और अगर ऐसा है तो जो दूसरा रूट है हमारा, लिखेंगे यहां पर, देन अदर रूट विल बी c/a। अब बोलेंगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस होकर के कैसे बोल सकते हैं कि अदर रूट हमारा c/a होगा अगर एक रूट 1 है। तो वो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक रूट अगर 1 है और दूसरा रूट हम बीटा मान लेते हैं तो ये क्या हुआ हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बोले तो c अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो a। तो यहां से हमें बीटा का वैल्यू क्या मिला, c/a। तो इसका दूसरा रूट हमारा क्या होगा, c/a। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अदर रूट हमारा क्या होगा, c/a। अब तो भरोसा है ना, करके दिखा दिया आपको कि अदर रूट हमारा क्या होगा, c/a। तो अभी तक हम क्या क्या देखे, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। हालांकि लेक्चर 1 में हम इस पर बात कर चुके थे कि अगर रूट हमारा अल्फा और बीटा है, डायरेक्ट लिखेंगे, अगर रूट हमारा अल्फा और बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा और बीटा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा x + 0 = 0। बोले तो x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x। ये 0 कहां से लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा ना हमारा, अल्फा बीटा = 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x - अल्फा x - बीटा = 0। आपको पता है कि ये तीनों सेम होता है, लेक्चर नंबर 1 में हम ये सब बात
कर चुके थे। तो अभी तक हम क्या क्या देखे, सबसे पहले ये देखे कि डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स हमारा क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट। डी इक्वल टू जीरो तो बोले तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी लेस देन जीरो बोले तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स। और एक रूट अगर हमारा एक रूट अगर हमारा p प्लस रूट क्यू टाइप है तो दूसरा रूट क्या होगा हमारा p माइनस रूट क्यू, और एक रूट हमारा p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा p माइनस आयोटा क्यू। ये सब हम बेसिक बेसिक बात देख चुके थे। और साथ ही साथ हम ये भी देखे कि अगर एक रूट हमारा 1 है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा c बाई ए, बोले तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये तो हम लेक्चर नंबर 1 में ही देख चुके थे कि अगर हमारा रूट अल्फा और बीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये अभी तक हम देख चुके हैं और इतना ही हमें इस लेक्चर वीडियो में देखना है। थ्योरेटिकल पॉइंट के नाम पर इतना ही देखना है। क्यों? क्योंकि एट द एंड जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा करके देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन नहीं लगा करके देखेंगे, आपको कुछ भी बात नहीं समझ में आने वाला। तो हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, साथ में क्वेश्चन भी देखते रहें, क्योंकि एट द एंड आप क्वेश्चन से ही सीखते हैं। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट कवर कराना रहता है तो 2-4 लेक्चर में हम सारा का सारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म कर दिए होते हैं। बट मेरा मकसद क्या है कि आपको बात में समझ में आना चाहिए, और आपको बात कैसे समझ में आएगा, जब तक आप 2-4 क्वेश्चन नहीं लगा करके देखेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और थ्योरेटिकल पॉइंट अब कंटिन्यू नहीं करेंगे इस लेक्चर वीडियो में, वो आप देखेंगे दूसरे लेक्चर वीडियो में। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का जो भी क्वेश्चन होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। इस लेक्चर वीडियो का हम करके आपको दिखाते हैं, और इस लेक्चर वीडियो में सीखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप ऐसा ना सोचिए कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो अभी तक हम बात किए वही लिखा हुआ है। हो सकता है ना किसी को लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सुंदर नहीं लग रहा है लिखा हुआ, तो उन लोगों के लिए हम ये पहले से लिख करके लाए हैं। एक और बात कर ले क्या, डी ग्रेटर देन जीरो बोले तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी लेस देन जीरो बोले तो इमेजिनरी, डी इक्वल टू जीरो बोले तो रियल एंड इक्वल, ये हम बात कर चुके थे। फिर एक रूट अगर हमारा p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू। सेम फॉर इमेजिनरी रूट, p प्लस आयोटा क्यू अगर एक रूट है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू। उसी को बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो तो आपको हम बता दिए ना, तो इतना तो इंग्लिश आप पढ़ ही लेते होंगे ना, उम्मीद करते हैं कि इतना पढ़ लेते होंगे। ठीक है, एक रूट अगर हमारा 1 है बोले तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा c बाई ए, ये हम बात कर चुके हैं। और अगर हमें रूट पता है तो क्या बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये सब तो हम बेसिक बेसिक बात कर चुके हैं। अब डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह का क्वेश्चन हमारा बनता है। इफ ए बी और सी हमारा क्या है रियल, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस वन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, यहां पर बोल रहा है कि ए बी सी हमारा कैसा है रियल, ठीक है, मान लिए, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या इक्वल टू 0 है, ठीक है, और a और c बराबर नहीं, ठीक है। हमें साबित क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, b प्लस सी माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस b टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है हमारा वो कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। अब अल्फा और बीटा हम निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें मालूम है, तो अल्फा बीटा निकाल करके देख लीजिए ना, रियल और डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। बट आप सोचिए कि आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे ना इसे। देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या बोल रहा है 0। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अगर यहां पर b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड आपका a प्लस बी प्लस सी बन रहा है और उसका वैल्यू क्या दे रखा है 0, मतलब 1 इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए ना, चेक करने में कितना ही टाइम लगेगा, कुछ सेकंड ही लगेगा। चेक कर लीजिए एक बार, कहीं इसका 1 तो रूट नहीं है, क्योंकि अगर इसका 1 एक रूट हुआ तो दूसरा रूट हमें मालूम है क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, अभी थोड़ी देर पहले ही हम देखे। तो एक बार चेक करिए कहीं 1 इसका रूट तो नहीं है। क्या बनेगा आपका, ये 1 हुआ तो क्या बना आपका b प्लस सी माइनस ए, और ये 1 तो क्या बनेगा आपका c प्लस ए माइनस बी, और इधर तो कांस्टेंट है ना हमारा, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, और यहां पर b प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी,
माइनस ए प्लस ए, क्या बचा आपके पास, इधर ए इधर बी इधर सी, हाँ ये तो काम कर रहा है। क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, 0। मतलब 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है मतलब 1 इसका क्या है, एक रूट है। अगर 1 इसका एक रूट है तो अदर रूट विल बी, हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बोले तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो बी प्लस सी माइनस ए। और यहां पर ए प्लस बी है, एक सी रहता तो मजा आ जाता है। कैसे कैसे मजा कैसे हो जाता, सी है नहीं तो सबसे पहले सी बना लीजिए। तो सी बनाए तो आप माइनस सी करेंगे बैलेंस करने के लिए, और एक सी पहले से है, माइनस सी पहले से है। नीचे में ए का कमी है ना, ए प्लस बी प्लस सी में, तो आप वो बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, एक बार प्लस ए करेंगे, दूसरा बार माइनस ए करेंगे, और पहले से एक माइनस ए है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमारा बन गया, और इसका वैल्यू हमें मालूम है कितना, 0। तो ये बनेगा 0 माइनस 2 सी, और नीचे में 0 माइनस 2 है। ये माइनस टू गया, क्या बचा आपके पास, सी बाई ए। अब यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है ए और सी बराबर नहीं है। अगर ए और सी बराबर नहीं है तो ये तो कभी 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 होने के लिए सी और ए हमारा बराबर होना चाहिए ना, तो ये कभी 1 हो ही नहीं सकता। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो दूसरा रूट था हमारा वो क्या आया, सी बाई ए, और वो 1 है नहीं। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि रूट हमारा कैसा हो गया, रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट, हेंस प्रूफ। दोनों अलग लगाया ना, एक 1 आया और दूसरा नॉट इक्वल 1, जो भी है 1 तो नहीं है ना, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ कॉस अल्फा साइन बीटा, और इधर क्या है साइन अल्फा आर इन जीपी, ठीक है, देन चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस वन। ठीक है, देखेंगे यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि जो कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा हमारा किसमें है, जीपी में। अभी आप एपी जीपी वगैरह पढ़े हैं क्या, अभी नहीं पढ़े ना, छोटे क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे एपी जीपी वगैरह। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब पढ़े हैं नहीं पढ़े, थोड़ा सा आपको हम एक आइडिया देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है आपको आइडिया ना हो। जीपी जीपी बोले तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अगर इस तरह का टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म का आप रेशियो निकाले बोले तो यहां पर सेकंड टर्म हमारा क्या है ए आर, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए, थर्ड टर्म हमारा क्या है ए आर स्क्वायर, और सेकंड टर्म ए आर, फोर्थ टर्म हमारा क्या है ए आर क्यूब, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। इन सभी का अगर आप रेशियो देखें तो रेशियो आपका फिक्स आ रहा है क्या, आर, ए और ए गया क्या बचा आर, ए आर गया तो क्या बचा आपका आर, ए आर स्क्वायर गया तो क्या बचा आपका आर। तो एक फिक्स रेशियो आ रहा है। तो अगर फिक्स रेशियो होगा ना हमारा दो कंजुगेटिव टर्म का, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सीरीज हमारा क्या बना रहा है, वो बना रहा है जीपी, बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अगर हम 3 नंबर मान लेते ए बी सी हमारा जीपी में है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दो कंजुगेटिव टर्म बोले तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमारा क्या आएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। ये फिक्स होता है हमारा कॉमन रेशियो के बराबर, ठीक है, इक्वल टू आप आर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो रेशियो है हमारा एक फिक्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो यहां से अगर ऐसा है तो यहां से हम बोल सकते हैं बी उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, बी इंटू बी स्क्वायर, और ए उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, ए सी। बोले तो मिडिल टर्म का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट के बराबर। मतलब अगर 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट के बराबर। और ऐसा अगर है तो यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा किस में है हमारा, जीपी में। अगर ये जीपी में है तो मिडिल टर्म बोले तो साइन स्क्वायर बीटा हमारा क्या बनेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये बनेगा हमारा। और अगर ऐसा है तो ऊपर नीचे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या बनेगा हमारा, साइन 2 अल्फा अपॉन 2। तो यहां से यहां पर लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन 2 अल्फा अपॉन 2, ये हमें मिल गया।
अब हमसे नेचर पूछ रहा है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉट बीटा एक्स, बीटा अच्छे से लिखेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका रूट का नेचर पूछ रहा है, तो रूट का नेचर हम कैसे बता सकते हैं, डी निकाल करके। डी देखिए क्या आ रहा है हमारा, डी बनेगा 2 कॉट बीटा का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा 1 और सी कितना है हमारा वो भी 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4। बोले तो 4 को अगर बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मेरे साथ पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जो कॉसेक स्क्वायर बीटा जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये पता है आपको या नहीं पता है? और ये आया कहां से, ये चीज आया कहां से वो भी देख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। हालांकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर कोई बात नहीं, आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये आया कहां से, तो वो भी देख लीजिए। ये बनेगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। बोले तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इसका वैल्यू हमारा कितना होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, तो ये बना हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। बोले तो कितना आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर बीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा। अगर इसे आप आरएचएस मान ले तो ये आपका क्या आ गया, एलएचएस आ गया। ये आपको पता है। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि जो डी है हमारा वो क्या बनेगा, 4 टाइम्स कॉसेक कॉट स्क्वायर बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कितना बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। और पहले से एक -1 है तो उसे भी लिख लीजिएगा। तो यहां से आ गया आपका 4 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 2, बीटा माइनस 2। अब कॉसेक स्क्वायर बीटा आपको पता है क्या, आप बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर बीटा तो नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर बीटा हमें मालूम है। तो अगर आपको साइन स्क्वायर बीटा मालूम है तो क्या कॉसेक स्क्वायर बीटा आपको मालूम नहीं चल जाता है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हमारा ये है तो कॉस स्क्वायर बीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस हमारा कॉसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या बनेगा 2 अपॉन साइन 2 अल्फा। बोले तो 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन 2 अल्फा क्या बनेगा कॉसेक, इधर लिख लीजिएगा कॉसेक स्क्वायर बीटा हमारा क्या आ जाएगा 2 कॉसेक 2 अल्फा। ये आएगा हमारा। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है देखेंगे यहाँ पर, अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा बनेगा कॉसेक स्क्वायर बीटा के जगह पे क्या रखेंगे 2 कॉसेक 2 अल्फा माइनस 2। तो यहां से अगर 2 को बाहर निकाल दे तो क्या बनेगा 4 × 2 8 और ये कॉसेक 2 अल्फा माइनस 1। अब हमें अगर नेचर चेक करना है तो हमें पता करना हो कि ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक 2 अल्फा हमारा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर बीटा हमारा कैसा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन 2 कैसा होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा ना, कैसा होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो कॉसेक 2 अल्फा हमारा पॉजिटिव है, इतना हम कंफर्म है। और हमें पता है कि जो कॉसेक का वैल्यू है हमारा वो -∞ से -1 चलता है और 1 से इन्फिनिटी चलता है। रेंज पता है ना आपको कॉसेक का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सब हम पढ़ चुके हैं। तो कॉसेक का वैल्यू -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, बोले तो निगेटिव साइड में -∞ से -1 और पॉजिटिव साइड में 1 से इन्फिनिटी। हमें पता है कि पॉजिटिव होगा यहाँ पर। कैसे पता है, कॉसेक 2 अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर बीटा अपॉन 2। अगर ऐसा है तो कॉसेक 2 अल्फा हमारा कैसा आ गया पॉजिटिव। अब अगर कॉसेक 2 अल्फा हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव में हमें पता है कहां से कहां चलता है कॉस का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू हमारा 1 से इन्फिनिटी। अगर ये क्वांटिटी हमारा 1 से इन्फिनिटी बोले तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में जब 1 माइनस करेंगे तो ये तो आपका पॉजिटिव ही होगा ना। तो ये क्वांटिटी आपका कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कॉसेक 2 अल्फा हमारा 1 हो गया तो इक्वल टू 0। कॉस 2 अल्फा 1 हो सकता है क्या, कॉसेक 2 अल्फा हमारा 1, हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है। कहीं पर ऐसा लगा क्या कॉसेक 2 अल्फा हमारा 1 ना हो। कॉसेक का वैल्यू 1 कहां पर आता है हमारा π/2 पर। तो अल्फा 2 अल्फा π/2, तो अल्फा π/2
तो कॉस साइन हमारा ये बराबर, और ये हाफ, मतलब ये 1/√2। हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ना कि तीनों नंबर हमारा 1/√2 1/√2 1/√2 हो जाए। तो अगर तीनों नंबर अगर हमारा 1/√2 हो गया तो उस केस में ये हमारा क्या बनेगा। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक 2 अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, एग्जैक्टली 1 का अगर बात करें तो वो भी हो सकता है। डी इक्वल टू 0 भी हमारा होगा, इक्वल टू 0 भी हमारा होगा। वो कैसे पता चला इक्वल टू 0 में? प्रॉब्लम क्या है, क्या कॉसेक 2 अल्फा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता? हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक 2 अल्फा 1, तो कॉसेक का वैल्यू 1 कहाँ पर होता है? π/2, 2n पाई प्लस π/2 पर ना। ठीक है, तो 2n π/2 उठा लेते हैं समझने के लिए। तो π/2 2 अल्फा π/2 मतलब अल्फा π/4। अल्फा का वैल्यू π/4 रखेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दोनों हमारा क्या आ जाएगा 1/√2। और साइन स्क्वायर बीटा हमारा साइन 2 अल्फा अपॉन 2, तो साइन 2 अल्फा तो हमारा 1 हो गया है। अल्फा अगर π/2 है, एक सेकंड, 2 अल्फा अगर हमारा π/2 है तो ये 1/2, तो साइन बीटा हमारा 1/√2, तो ये तीनों हमारा 1/√2। तो कोई दिक्कत है क्या ना? तीनों टर्म हमारा जीपी का सेम हो गया 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या बनेगा वो आपको पता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x², अगर साइन बीटा हमारा 1/√2 तो वहां पर कॉट बीटा हमारा क्या आता है 1, π/4 पर तो 1 ही आता है ना। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वल रूट हो गया, डी तो 0 हो ही गया ना, x इक्वल टू -1 आ रहा है हमारा, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो डी इक्वल टू 0 भी हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि नहीं ये ग्रेटर देन 0 ना, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो रूट हम बोल सकते हैं क्या, रियल। और डिस्टिंक्ट होगा या नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली 2 अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है, वो तो हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो रियल होगा इतना हमें पता है। डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कॉसेक 2 अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है। ठीक है, तो इतना हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रियल होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट इज 10π/8। 10π/8 बोल रहा है ना हमसे, देखेंगे यहाँ पर 10π/8 कितना होता है हमारा, वैल्यू आपको पता है या नहीं पता है? फोन आ रहा है क्या ना? 10π/8 का वैल्यू √2 -1, √2 -1। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस √2? तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा? दूसरा रूट होगा हमारा, इसे अगर आप अल्फा बोल दें, लिखेंगे यहां पर एक रूट अगर हमारा ये है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा, -1 प्लस √2 है ना, तो -√2 हो गया, काम खत्म। एक रूट हमारा ये है तो दूसरा रूट हमारा ये होगा। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज वन, फाइंड द इक्वेशन वन ऑफ हुज रूट्स इज दिस वन। तो अदर रूट भी हमें पता चल गया, तो क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते? क्या बनेगा हमारा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या बनेगा हमारा -1 प्लस √2, और दूसरा रूट क्या है -1 माइनस √2 टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कितना है हमारा, √2 -1 है ना, और दूसरा रूट क्या है हमारा, माइनस बाहर निकाल लिए तो ये क्या बनेगा √2 + 1। अब माइनस बाहर निकाले तो इधर लिख लीजिए ना, इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x² माइनस, और ये √2 गया, ये माइनस माइनस -2, और बाहर भी माइनस लगाया तो +2 बन जाएगा, तो 2x + 2x, और इधर √2 -1, तो ये हमारा -1 बनेगा, तो इक्वल टू 0। a + b, a - b लिखा हुआ है ना, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -1, तो क्या बनेगा हमारा 1 ही बनेगा, इसका वैल्यू क्या है 1। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका एक रूट क्या है 10π/8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। हमें वो a का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा रूट्स हो हमारा, इंटीग्रल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, x² माइनस a + 10 टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट,
ए इंटू 10 बोले तो 10 ए, और एक्स्ट्रा में ये 1 ऐड कर रहा है, ठीक है, तो 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका इंटीग्रल रूट्स हो वो कैसे पॉसिबल है, इंटीग्रल रूट्स कैसे पॉसिबल है, तो सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे। रूट इसका क्या बनेगा, माइनस बी बोले तो ए प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो माइनस ए प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 1, और सी 10a प्लस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट निकाल सकते हैं। और नीचे में क्या बनेगा, 2 इंटू लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है हमारा 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा आया a प्लस 10 प्लस माइनस अंदर में क्या बन रहा है वो भी देखेंगे, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 है, और इधर से कितना मिलेगा हमारा माइनस 40 है माइनस 4, नीचे में 2, यहाँ से आ जाएगा a प्लस 10 प्लस माइनस अंदर में ए स्क्वायर 20 माइनस 40 मतलब माइनस 20 है, और 100 माइनस 4 प्लस 96 अपॉन 2। तो ये जो रूट के अंदर का मसाला है ना उसे आप ध्यान से देखिए। रूट के अंदर का मसाला क्या लिखा हुआ है आपका, ए स्क्वायर माइनस 20 है प्लस 96। ऐसा करते हैं ना, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 96 है ना इधर, तो माइनस 12 है माइनस 8 है, 12 और 8 में हम ब्रेक कर दिए बीच वाले को। तो ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ से अगर हम a कॉमन लिए तो a माइनस 2, और इधर से 8 कॉमन लिए तो a माइनस 12, ये प्लस 96 था, सही कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या बना, a माइनस 12 a माइनस 8, मतलब ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है a प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस 12 a माइनस 8 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर तो जगह कम हो गया ना, सबसे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा ये, हाँ। अब देखिए ये जो अंदर में हमारा आया ना, क्या आया हमारा, a माइनस 12 a माइनस 8, हमें इसका रूट कैसा चाहिए, इंटीग्रल। अब इंटीग्रल अगर चाहिए तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये जो रूट के अंदर का मसाला है वो हमारा कैसा बने, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो इंटीग्रल रूट कैसे आएगा, ये तो रूट हो गया ना हमारा, तो ये तो इरेशनल रूट हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है, तो अगर आपको इंटीग्रल रूट हो चाहिए तो ये रूट को हटना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं इसका रूट हमारा इंटीग्रल हो। और उसके बाद भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, नीचे 2 है ना पॉइंट 2, तो वो तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये रूट हटना चाहिए तभी इंटीग्रल रूट होगा। और ये रूट कब हटेगा, जब ये जो अंदर का मसाला है बोले तो a माइनस 12 a माइनस 8 हमारा कैसा हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और दो नंबर का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारा कब होता है, दो नंबर का स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, खुद ही सोचिए कब होगा हमारा, जब, कब होगा हमारा, जब यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और क्या दो नंबर का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है आपको पता नहीं है, जब ये दोनों नंबर सेम हो जाए तब बन सकता है, बन सकता है ना। अगर ये दोनों नंबर ही हमारा सेम हो गया तो ये दोनों सेम हो सकता है क्या, a माइनस 12 a माइनस 8, ना सेम नहीं हो सकता। a माइनस 12 और a माइनस 8 का भी सेम हो सकता है ना, तो वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचा, क्या, कि ये जो रूट के अंदर का मसाला है वो जीरो हो जाए, और जीरो तो हमारा हो सकता है। और ये जीरो कब होगा वो भी हमें दिख रहा है, 12 पर और 8 पर। यहाँ पर a का वैल्यू 12 और 8 पर ये हमारा जीरो हो रहा है, तो ये दो वैल्यू पर हमारा ये जीरो हो रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बनेगा। a माइनस 12 दोनों बराबर हो जाए तब a माइनस 12 इक्वल टू a माइनस 8, ए गया माइनस 12 इक्वल टू माइनस 8 ना,
और कोई पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और 12 और 8 पर ये रूट तो हट जा रहा है, लेकिन उस पर चेक कर लीजिए कि 2 से फिर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक करिएगा। यहां पर क्या आया हमारा, x इक्वल टू मान लेते हैं 12, तो 12 प्लस 10, ये तो हमारा 0 ही हो गया ना, अपॉन 2, तो 12 प्लस 10 बोले तो 22 अपॉन 2, 11। हाँ, इंटीग्रल रूट आ रहा है। और 8 पर चेक करिएगा तो 8 प्लस 10, ये तो हमारा 0 ही हो जा रहा है ना, अपॉन 2, 10 8 18, फिर 2, फिर 9, तो ये भी हमारा ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 और 8 ऐसा वैल्यू है ना ए का, जिस पर ये इंटीग्रल रूट तो हमारा आ रहा है। इसके अलावा किसी और वैल्यू पर हमारा इंटीग्रल रूट नहीं आएगा। इसके अलावा किसी और वैल्यू पर हमारा इंटीग्रल रूट तो नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब, कब बनेगा हमारा, यहां पर दे भी रखा है क्या कि वैल्यू कैसा होना चाहिए, ए का इंटीग्रल। तो ए का इंटीग्रल रूट ऐसा क्या रखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। मुझे नहीं लगता कि 12 और 8 के अलावा आप कुछ भी रखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनेगा। तो सिर्फ दो ही वैल्यू हमारा पॉसिबल है, क्या, ए इक्वल टू 12 और 8, ए इक्वल टू 12 और 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तो हमें पता है कब आता है, जब d का वैल्यू कैसा हो, इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू देख लेंगे इक्वल टू 0 कब आ रहा है। d बोले तो -2 1 प्लस 3m इसका स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है हमारा 1 प्लस m, और c कितना है हमारा 1 प्लस 8m। इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए हमारा 0। तो यहां से ये हमारा क्या बनेगा, 4 टाइम्स 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर प्लस 6m, और ये हमारा क्या बनेगा -4 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा आपका 1 प्लस 9m और m इंटू 8m, क्या बनेगा आपका 8m स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करिए बोथ साइड, तो ये 4 हमारा गायब, इधर 9m स्क्वायर इधर 8m स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारा m स्क्वायर, और इधर 6m इधर -9m, तो क्या बनेगा आपका -3m, और इधर 1 इधर -1, तो ये तो उड़ गया हमारा, क्या बचा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m -3 इक्वल टू 0 आ गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब, या तो m का वैल्यू हमारा 0 या फिर m -3 का वैल्यू हमारा 0। तो m -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया 3, और यहाँ से तो m का वैल्यू हमारा 0 आ ही रहा था। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, दो वैल्यू हमारा आया, क्या, m का वैल्यू 0 और m का वैल्यू हमारा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पानी पी ले क्या, बोलते बोलते लगातार बोले ही जा रहे हैं ना, थोड़ा सा आप भी पी लीजिए पानी। 6 में क्या बोल रहा है हमसे, सिक्स्थ में हमसे बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन बी सी एंड डी। ठीक है, जो बोलते जा रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि x, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमारा ए बी आ जाएगा ना, और एक्स्ट्रा में माइनस के हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका रूट क्या बोल रहा है हमारा c और d, ठीक है। देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर ए एंड बी। तो हमें साबित करना है कि इसका रूट हमारा क्या है ए एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, अगर इसका रूट c और d है तो यहां से हम बोल सकते हैं c प्लस डी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बोले तो a प्लस बी, ये चीज हम बोल सकते हैं। दूसरा सी डी हम क्या बोल सकते हैं ए बी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कॉन्स्टेंट, तो लीडिंग कॉन्स्टेंट तो हमारा 1 है। हमें किसका रूट निकालना है, एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है माइनस सी प्लस डी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस क्या बनेगा सी डी, और इधर क्या है हमारे पास के इक्वल टू 0। इसका रूट हमें साबित करना है कि ए और बी है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी के जगह पे हम रख सकते हैं ए प्लस बी, और सी डी के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी माइनस के, और पहले से यहाँ पर क्या है कि, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ये माइनस के प्लस के गया, हमारे पास क्या बचा, ए बी इक्वल टू 0। तो हमें साबित करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, ए और बी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ ही हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम आपको नहीं दिख रहा है क्या, ए प्लस बी, प्रोडक्ट क्या है ए और बी, तो रूट क्या होगा ए और बी। इसमें साबित क्या करना है, तो इस तरीके से तो ये तो ऑलरेडी साबित हो चुका है, तो हेंस प्रूफ। आप चाहे तो निकाल करके देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने, रूट नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वो करने का जरूरत नहीं है, जब डायरेक्ट ही हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो रूट क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, सो दैट द एक्सप्रेशन दिस वन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ ए बी सी हमारा तीनों बराबर होगा। कैसे साबित करेंगे कि इसका ये जो एक्सप्रेशन है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कैसे साबित करेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा हमारा, खुद दिमाग लगा के सोचिए। ये जो लिखा हुआ है हमारा +2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये कब परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारा। देखिए अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, अगर इसका अल्फा बीटा रूट हुआ ना, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अल्फा पे इसका वैल्यू अगर 0 हो रहा है, बीटा पे वैल्यू अगर 0 हो रहा है, तो इसे क्या हम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा नहीं, मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, बोले तो ऐसा आपका हो, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इस टाइप बने। हालांकि यहां पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है ना, तो एक्स माइनस अल्फा नहीं, लेकिन यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। हालांकि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो लीनियर टाइप होना चाहिए, एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बट यहां पर हमें पता है कि एक्स का कोएफिशिएंट हमारा क्या है 1, तो डायरेक्ट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है ना कि यहाँ पर इसका अगर 2 रहता तो ये फिर 2 टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये होता है हमारा। समझ में आ रहा है, हालांकि यहाँ पर 1 है हमें दिख रहा है, तो यहां पर बोल रहा है कि शो करिए, क्या शो करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर टाइप हो। अगर ऐसा है तो आपको पता है ना कि इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, क्योंकि 2 रूट होता है तो ये एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बनता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है मतलब सिर्फ एक ही रूट है, मतलब सिर्फ एक ही एक्स का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ऐसा है मतलब डी कैसा होगा हमारा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा हमारा, डी इक्वल टू 0 पर। एक रूट बोले तो डी इक्वल टू 0। अब डी कैसे बनेगा हमारा, डी हमें पता है कितना आएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, सी कितना है हमारा 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत नहीं, ये कैसा होना चाहिए आपका 0, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्या मिला हमें 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इधर कितना बनेगा हमारा 4 पहले से, और इधर क्या बनेगा 3ab 3bc प्लस 3ca इक्वल टू 0। अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, तो 4 हमारा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2ab माइनस 3ab है, तो क्या बनेगा माइनस ab माइनस bc
सिमिलरली माइनस सी ए इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहां से कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक चीज समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि यहां पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, क्या माइनस टू ए बी है, माइनस ए बी है, हमें क्या चाहिए? माइनस टू ए बी। पहले एक बार लिख लेते हैं। सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस टू बी सी तो नहीं है, माइनस बी सी है, लेकिन हम माइनस टू बी सी लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या माइनस टू ए सी है? आप बोलेंगे माइनस टू ए सी तो नहीं, लेकिन माइनस ए सी है। अब देखिए, ऐसे तो आप लिख दिए, था कुछ और, लिख दिए कुछ और। ए स्क्वायर एक बार था, अब कितना बार आ गया? एक बार, दो बार। बी स्क्वायर एक बार था, लेकिन अब कितना बार आ गया? एक बार, दो बार। सी स्क्वायर एक बार था, यहां पर दो बार आ गया। सिमिलरली माइनस ए बी था, माइनस टू बी ए बी आ गया। माइनस बी सी था, माइनस टू बी सी आ गया। माइनस सी ए था, माइनस टू ए सी आ गया। मतलब ये सारा का सारा हमारा दो बार रिपीट कर गया, तो टेंशन क्यों लेते हैं? हाफ से डिवाइड कर दीजिए ना। अब बोलेंगे सर ये क्या जादू है, हाफ से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप हाफ से डिवाइड करेंगे तो अब परफेक्टली बैलेंस है। तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो है आपका और ये जो है आपका जो हमने बनाया है वो एक्चुअल में है क्या? थोड़ा सा इधर लिखेंगे सर। ये एक्चुअल में है क्या? ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है हमारा c माइनस ए का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड जीरो। अब इसका वैल्यू जीरो कब पॉसिबल है? ये तीनों स्क्वायर है ना हमारा, तो इन तीन स्क्वायर का सम जीरो कब पॉसिबल है? ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये तीनों हमारा कैसा हो? जीरो, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इनका सम इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल है हमारा? जब ये खुद हमारा कैसा हो? जीरो, नहीं तो और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है हमारा। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्लाइड ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर जगह ही खत्म हो गया ना। हाँ, तो अगर ऐसा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी हमारा जीरो, b माइनस सी हमारा जीरो, और c माइनस ए जीरो, तभी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जीरो पॉसिबल है। और अगर ऐसा है तो यहां से हमें क्या मिलेगा? a इक्वल टू बी, और यहां से b इक्वल टू सी, और यहां से c इक्वल टू ए। और इन तीनों को क्या हम एक साथ a इक्वल टू बी बोल रहा है ना, a इक्वल टू बी, और यहां से b इक्वल टू सी है, तो b इक्वल टू सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहां पर जो d जो है हमारा वो जीरो कब आ रहा है? जब a b c तीनों हमारा क्या हो? बराबर हो। और यही हमें साबित करना था, यही हमें शो करके दिखाना था कि ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब a b c हमारा तीनों कैसा हो? बराबर हो। तीनों कैसा हो हमारा? बराबर हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि रूट का नेचर क्या है, रेशनल, डिफरेंट, इरेशनल, जो भी है नेचर ही पूछ रहा है ना। तो नेचर हमें पता है, किस बात पर डिपेंड करेगा? डी पर। तो डी निकाल करके चेक कर लेना, डी क्या बनेगा आपका? बी स्क्वायर बोले तो माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए कितना है हमारा? टू, और सी कितना है? फोर। तो ये बनेगा आपका 49, और इधर 4 इंटू फोर 16, 16 इंटू 32, तो यहां से आ गया 17। तो आपको पता है ये कैसा है हमारा? ग्रेटर देन जीरो। तो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर रेशनल वगैरह भी पूछ रहा है ना, रूट यहाँ पर देख लीजिए, रूट आपका बनेगा कितना? बनेगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 प्लस माइनस, रूट ही डायरेक्ट निकालिए, रूट 17 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट तो हटेगा नहीं, तो रेशनल तो नहीं, इरेशनल होगा हमारा। इरेशनल एंड डिफरेंट। डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बार प्लस रूट 7 से खुलेगा और दूसरा माइनस रूट 7 से, तो इरेशनल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? अगेन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा? ठीक है, डी पे डिपेंड करेगा। डी देखिएगा एक बार, डी कितना है हमारा? माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर
माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, सी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 4 टाइम्स, ये कितना बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या है माइनस 4 टाइम्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बोले तो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बोले तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा करिए ना, इस माइनस को भी बाहर निकालिए तो क्या बनेगा माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये माइनस 2ab हमारा बन जाएगा। ये तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ए माइनस बी का स्क्वायर है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है हमारा, ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, स्क्वायर है और साथ में 4 से मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव 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 होगा हमारा, और साथ में माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो, निगेटिव हो जाएगा ना हमारा, लेस देन जीरो। और हाँ लेस देन जीरो। अब अगर ऐसा है ये लेस देन जीरो है तो देखेंगे यहाँ पर रेशनल एंड डिफरेंट, नहीं पहली बात तो ये इमेजिनरी आएगा हमारा, लेस देन जीरो है ना, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेस देन जीरो। और ए और बी के बारे में हमें पता नहीं है ना कि बराबर है कि नहीं, अगर ए भी बराबर हो जाता तब डी जीरो हो जाता हमारा, डी जीरो हो जाता तब तो हम बोलते कि हाँ इमेजिनरी नहीं होगा, उस केस में हमारा कैसा होता, इक्वल रूट होता। बट यहाँ पर हमें पता नहीं कि ए और बी क्या है, उस केस में अगर डी जीरो हो जाता तो इरेशनल तो नहीं होता, रेशनल, और ए और बी के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं कि रेशनल है कि नहीं है ना, तब कुछ कह नहीं सकते। ए और बी का पता होना जरूरी है, और हमें फिलहाल अभी पता नहीं कि ए और बी कैसा है, मतलब ए और बी बराबर है कि नहीं। अब ए और बी हमें पता नहीं कि बराबर है कि नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी कि ये लेस देन जीरो हो हमारा, तो इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ऐसे एक केस अगर मान लेते हैं कि ए और बी हमारा बराबर भी होता है तो इधर देख लेंगे एक बार, अभी तो हम क्वेश्चन को हर एक एंगल से देखेंगे ना। अगर ए और बी बराबर भी होता तो यहाँ से देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है, तो माइनस 4a हो जाता है हमारा, और इधर ए और बी बराबर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बनता ना इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4a, और क्या इसे 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा करिए ना, पूरा अच्छे से लिखिए, नहीं तो किसी भी स्टेप को गायब किया ना, थोड़ा सा गलती हुआ कुछ गलत फिर समझ लेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए और बी को बराबर रखिए, तो ए प्लस बी की जगह पे ए रख दीजिए, प्लस 2 टाइम्स ये एक्स लिखना भूल गए क्या, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, और इधर 2 इंटू 4a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2ax प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x माइनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2a। हाँ तो ये जीरो भी हो सकता है, जीरो में क्या प्रॉब्लम है, बट हमें मालूम नहीं है यहाँ पर x इक्वल टू 2a आया ना हमारा, a भी बराबर और 2a आ रहा है, तो a के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। इसका रूट पर एक ही चीज हम बोलेंगे, इन सही में तो सबसे ज्यादा जो मुझे सही लग रहा है वो इमेजिनरी एंड डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि डी इसका लेस देन, हालांकि इक्वल टू जीरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इक्वल टू जीरो अगर हुआ तो रूट्स हमारा रियल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रियल आ जाएगा। नहीं अभी भी रियल का संभावना नहीं है, क्यों,
क्योंकि अगर मान लीजिए ए ही हमारा इमेजनरी हो गया, ए अगर हमारा इमेजनरी हो गया तो रूट यहाँ पर भी तो इमेजनरी आ जाएगा ना। तो सारा का सारा खेल ए और बी पर डिपेंड कर रहा है कि ए और बी हमारा है क्या, और ए और बी के बारे में हमें कुछ पता है नहीं। तो हम इसे फिलहाल इन सभी ऑप्शन में तो जो मुझे सबसे ज्यादा सही लग रहा है वो लग रहा है इमेजनरी। इमेजनरी क्यों सही लग रहा है? क्योंकि सिर्फ एक ही केस बन रहा है ना हमारा कि ए और बी बराबर हो जाए तो एक्स हमारा 2 आएगा, उस पर भी अगर ए हमारा रियल हुआ, ए अगर हमारा रियल हुआ तभी रूट हमारा रियल होगा। अगर ए इमेजनरी हुआ तो यहाँ से भी इमेजनरी रूट हो जाएगा। इन सभी के हिसाब से तो मुझे ये सही लग रहा है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन हम बोलेंगे, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताना चाहिए कि ए और बी क्या है हमारा। हाँ, हालांकि ये भी बात सच है कि अगर आपसे इन जनरल कुछ ना बोला हो तो आप सबको रियल ही मान करके चलेंगे। हाँ, ये चीज तो हमें नहीं बोलना है। अगर नहीं बोला हो तो हम रियल ही मान के चलेंगे ना, इमेजनरी क्यों मानेंगे? हम रियल के लिए हमेशा पढ़ते हैं ना। तो अगर हम रियल मान करके चल रहे हैं तो ये वाला केस हम हटा देते हैं। लेकिन फिर भी ए और बी बराबर यहाँ पर है या नहीं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो हम मान के चलते हैं बराबर नहीं है, तब तो इमेजनरी एंड डिफरेंट। हाँ, थोड़ा सा है इसमें इंफॉर्मेशन का कमी है, कोई बात नहीं, होता है इतना, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। बट एग्जाम में आएगा तो पूरा प्रॉपर आपको बताएगा कि क्या रियल है, ए और बी बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डी इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, तो फिर इमेजनरी कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। और डिफरेंट कैसे आ जाएगा? तो ये सब थोड़ा सा है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट हुज वन रूट इज 2 + √3। ये क्या सवाल पूछ रहा है यार? ये सवाल पूछ रहा है कि एक रूट हमारा क्या है? 2 + √3। देखेंगे यहाँ पर एक रूट मान लेते हैं अल्फा, क्या है हमारा? 2 + √3। तो क्या हमें पता नहीं है कि दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट होगा हमारा 2 - √3। अब दोनों रूट ही हमें पता चल गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा क्या बनेगा हमारा? x² - 2 + √3, और इधर क्या बनेगा? 2 - √3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 + √3 2 - √3 इक्वल टू 0। यहाँ पर √3 गया, क्या बना? 2 और 2 4, तो x² - 4x अच्छे से लिखेंगे, और ये 2 √3 2 + √3 2 - √3 a² - b² क्या बनेगा? 4 - 3। तो यहाँ से आ गया x² - 4x, x अच्छे से लिखेंगे, 4 - 3 1 इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा? 2 + √3 2 - √3। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ये ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम काफी सारा क्वेश्चन इस लेक्चर में देखे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।